हेलो जी। 1 मिनट दो मुझे बस। चलिए, हेलो जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। डिम्पल जी, दिलीप जी, प्रीतू जी, शिखा मैम, सोनू जी, अ, मनीष भाई। सर का कोई नोटिफिकेशन आया क्या व्हाट्सएप पर? अरे मैं खुद आ गया यार। आई होप उनका हेल्थ सही हो। बिल्कुल यार, मेरा हेल्थ ठीक है अभी। अरे यार, ये थोड़ा सा मेरा पेट का जो इशू चल रहा है ना, इस इशू में ये है कि भाई, मतलब क्या बोलूँ अब थोड़ा सा अपना पोर्शन बचा है, खत्म ही करना है बस, और क्या। प्रोस्पेक्टस आज हमारे गुड्डू भाई आए हैं क्या? गुड्डू जी, तुम्हारा प्रोस्पेक्टस नहीं है? रश्मि ठाकुर, रश्मि जी, राधे राधे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल सही, अब देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं दर्शन जैन, नहीं नहीं, आई होप हेल्थ सही। ओके। ओके जी, ओके। चलो। सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं हो रही? रेगुलर क्योंकि तुम नहीं आ रही। तुम रेगुलर आओ तो क्लास कर देंगे, तुम आती ही नहीं हो तो फिर मन ही नहीं लगता हमारा। तुम आओगी रेगुलर तो हम क्लास रेगुलर कर देंगे। तुम आती नहीं हो। अब कल से तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम रेगुलर आओगी तो फिर क्लास रेगुलर कर देंगे। खुद तो रेगुलर आते नहीं हो, पटलाइयाँ दुनिया की कर लो। खुद तो रिकॉर्डिंग देखते हो अपने उससे फैसिलिटी से ना। रेगुलर आओगे ना आपसे पक्का? तो रेगुलर कर देंगे क्लास। रेगुलर हो तो रही है यार। अरे मेरी नाक लाल सी हो गई क्या? ऐसा क्या हो रहा है? शर्ट का कलर आ रहा है क्या? एकदम टमाटर जैसी लाल हो रही है नाक ना। गुड्डू जैन कैसे हो? गुड्डू बहुत बढ़िया। दिलीप कुमार, दर्द कैसा है सर? दर्द तो मजे ले रहा है जिंदगी के। हाँ सर, रिकॉर्डिंग देखती हूँ तो रिकॉर्डिंग देखती हो तो फिर रिकॉर्डिंग। तुम रेगुलर आओ फिर हम भी रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। कभी खुशी कभी गम वाला स्थिति चल रही है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। शैल वी स्टार्ट नाउ? अरे भाई, शैल वी स्टार्ट नाउ? हाँ सर, रिकॉर्डिंग देखती हूँ। जय श्री कृष्ण अंशु। कैसी हो अंशु तुम? अरे भाई, शुरू करें क्या? आज हम गुड्डू जी का प्रोस्पेक्टस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? स्टार्ट। अरे वाह। चलिए शुरू करते हैं। चलो, जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। अ, चलिए। प्रोस्पेक्टस जो है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी एक कंपनी को, ध्यान से सुनना, थोड़ी देर ध्यान से सुनना कहानी। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाक फटाक से सेक्शंस लेंगे। घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी हो पाएगा। थोड़ा पोर्शन आज कवर करेंगे, थोड़ा कल में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल का समय मैं आपसे सबसे बात करके रखूंगा। सर मेरा प्रोस्पेक्टस, हाँ जी, आपका प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी प्रोस्पेक्टस होता है, इनविटेशन, इनविटेशन टू पब्लिक,
फॉर इशू ऑफ शेयर्स, जब भी पब्लिक में आपको शेयर्स इशू करने होते हैं, जब भी पब्लिक में आपको शेयर्स इशू करने होते हैं, जाहिर सी बात है जब भी पब्लिक में आपको शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, जब भी पब्लिक में आपको शेयर्स, बड़े ध्यान से सुनो कि जब भी पब्लिक में शेयर्स इशू करने पड़ते हैं तो पब्लिक में एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। फिर से ध्यान से सुनो, जब भी पब्लिक में शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, इसका मतलब जब भी पब्लिक में शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन तो प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये पब्लिक कंपनीज पर ही लगने वाला है। ये चैप्टर के प्रोविजंस होगा ना, प्राइवेट कंपनी में थोड़ा थोड़ा टचिंग होगा, लेकिन सारे प्रोविजन किस पर लगने वाले हैं? पब्लिक कंपनी पर लगने वाले हैं। बात पकड़ में आ रही है? यस, ओके। तो भाई जब भी एक पब्लिक कंपनी, तो हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जब भी एक पब्लिक कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू करने की चाहत रखती है, करना चाहती है, तो पब्लिक में उसे एक एडवर्टीजमेंट देना होता है। उस एडवर्टीजमेंट को क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। ध्यान से सुनो, क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। प्रोस्पेक्टस में क्या कंटेंट्स होते होंगे यार? भाई एडवर्टीजमेंट, पब्लिक में हम शेयर्स इशू करने के लिए क्या कर रहे हैं? एक एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। उस एडवर्टीजमेंट में होता क्या है? उस एडवर्टीजमेंट में डिटेल्ड फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं। डिटेल्ड फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। कहानी सुन लो पहले, फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर। बहुत टफ नहीं है गुड्डू, जितना आप समझ रहे हो, ठीक है? तो जब भी हमें पब्लिक में शेयर्स इशू करने हैं तो हमें एक बाजार में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, पब्लिक में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। और उस एडवर्टीजमेंट के कंटेंट्स क्या होते हैं? उस एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या क्या लिखा जाता है? कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी जाती है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? कि कंपनी के कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के कौन कौन की मैनेजरियल पर्सन्स हैं, कंपनी के साथ किन किन लोगों का टाई अप है, किन किन फर्दर कंपनीज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, भविष्य में कंपनी को आप कहां देखते हैं, तो उसका आधार दिया जाता है। जैसे मान लो टेन स्पोर्ट ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसने बोला कि आने वाले 2 वर्ल्ड कप, क्रिकेट के वर्ल्ड कप आने, सत श्री अकाल जी, आने वाले 2 क्रिकेट के वर्ल्ड कप और सॉकर जो फीफा फूफा होता है, इसके अंदर ये सारे हम टेन स्पोर्ट पे दिखाने वाले हैं, यानी कि हमारी ग्रोथ पक्की है। तो वो प्रॉपर उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे ताकि शेयर होल्डर्स को समझ आए कि यार इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी ग्रोथ पक्की है, जैसा ये कह रहे हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनके साथ हमारा हमारा टाई अप है, हमारे उनके साथ क्या है? कोलैबोरेशंस हैं। तो कोलैबोरेशन भी देखा जाता है कि यार अरे ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है। किसी ब्रांड नेम के साथ अगर आप साथ में खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है आपका भी ग्रोथ साथ के साथ में बढ़ जाता है, ग्रोथ बढ़ जाता है अकॉर्डिंगली। यस, ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई। थैंक्स फॉर गिविंग योर क्लासेस ऑन यूट्यूब। ओके वंश अरोड़ा जी। अच्छा, और क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन? अरे ऐसी हर सूचना जो इन्वेस्टर्स के डिसीजन को चेंज कर सकती है, ऐसी हर वो इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर या यूं कहें प्रपोज इन्वेस्टर्स, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रपोज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, प्रपोज इन्वेस्टर्स के डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सकती है। मतलब वो इंफॉर्मेशन देख के अगर बंदे को ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे फायदे की चीज है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर ये तो यार ये रिस्क ही ज्यादा है, यानी कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये भी बताना होता है, कितने बेनिफिट्स हैं ये भी बताना होता है। यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर। पब्लिक में आप पूरे देश भर की जनता, अपन विश्व को अभी छोड़ो, पूरी देश की जनता को आप क्या कर रहे हो कि इनवाइट कर रहे हो कि आओ और हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो। तो वो क्यों आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? पहले बताओ तो कि आप कौन हो, कहां से आए हो, किन किन लोगों के साथ टाइप से, कोई ब्रांड आपके साथ खड़ा है नहीं खड़ा है, एक्सपर्ट का कोई स्टेटमेंट है, एक्सपर्ट का कोई डिक्लेरेशन है, आपके की मैनेजर पर्सन कौन है, ऐसा कौन सा नाम है जिसे देखकर हम हमें लुभाया जा सके, आपकी ग्रोथ कैसी है, हम कैसे मान ले कि कल को आपकी ग्रोथ ऐसे होने वाली है। तो बहुत सारी बातें होती हैं उनके जहन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो ये सारी बातों का जवाब प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया जाता है कि हम ये हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
ठीक है, पूरे देश की जनता आपके प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, ध्यान से सुनना, आपके प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, आपकी कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, न सिर्फ पढ़कर भली प्रकार से समझकर, पढ़कर और अच्छे तरीके से समझकर इन्वेस्टमेंट करती है। पढ़कर भले प्रकार से समझकर वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। और अगर आपके प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ बोला, यानी कि आपने मूर्ख बनाकर जुमले दे दिए, कहते हैं ना वो चुनाव में होता है ना, वो तो चुनावी जुमला था, तो ऐसे जुमले ना प्रोस्पेक्टस में नहीं चलते हैं। अगर आपने कोई ऐसा जुमले दे दिए ना, तो वो सेबी क्या करेगा, डंडे पे तेल लगा के लाएगा और जुप जुप, और आपके अंदर से आवाज आएगी आह आह, तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, आप एक हफ्ता हवा में बैठोगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही टिकोगे आपको दर्द होगा। तो ये दर्द कौन देगा आपको? ये दर्द देगी आपको सेबी। अगर आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर किसी तरह का मिस स्टेटमेंट दिया, या कोई फैक्ट कंसील किया, या तो आपने किसी तरह का गलत स्टेटमेंट जारी किया, या फिर कोई तथ्य छिपाया, अगर आप कोई ऐसा फैक्ट कंसील करते हैं, अगर उस फैक्ट को बताया जाता, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर का डिसीजन कुछ और होता। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था और आपको बताना चाहिए था और आपने नहीं बताया। तो फिर सेबी आएगी डंडा लेके, डंडे पे लगाएगी तेल और आवाज आएगी जुप जुप। ठीक है, फाउंडेशन 23 दिया था बेटा, ये फाउंडेशन की क्लास नहीं है वंश। सत श्री अकाल वंश जी, ये फाउंडेशन की क्लास नहीं है, ये सीए इंटर है। ओके, तो ये आपका प्रोस्पेक्टस की बेसिक कहानी है। अच्छा, अब क्या होगा, डंडे भी लगेंगे, पैनल प्रोविजंस भी अट्रैक्ट होगा, और क्या होगा? अरे और कुछ भी नहीं। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर के अंदर दो नाम इस चैप्टर के अंदर दिए हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो अपन प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग समझेंगे। अलॉटमेंट के ऊपर एक सेक्शन है और उस सेक्शन के अंदर एक या दो सेक्शन है। उन सेक्शंस के अंदर क्या है कि अलॉटमेंट शेयर्स अलॉट होते हैं ना, तो अलॉटमेंट से संबंधित नियम कायदे कानून दे के रखे हैं। तो वो अलॉटमेंट अपने आप में बिल्कुल अलग मान के चलेंगे अपन प्रोस्पेक्टस से, कवर इसी चैप्टर में करेंगे, चैप्टर 3 में। लेकिन उस टॉपिक को अलग मान के चलेंगे कि अगर क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ अलॉटमेंट पे ही पूछ लिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्टस से ना पूछा जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से। सर आपसे बात नहीं हो पाती क्योंकि, अच्छा आप बात करना चाहते हो, आप मेरा नंबर ले लो यार, आप उस पर बात करना 7 बजे के बाद, ठीक है? 9680610072। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं यार वंश, है ना? आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता हूँ। आप ये नंबर ले लो वंश, आप इस नंबर पे बात कर लेना, और अभी फिर अपन, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ यार, प्लीज। हाँ चलिए, आफ्टर 7 बजे के बाद आप बात कर सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोस्पेक्टस जो है ना, चैप्टर अपना प्रोस्पेक्टस जो है, प्रोस्पेक्टस जो है सेक्शन 23 से लेकर 42 तक आपको सेक्शंस हैं। सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 42 तक आपको सेक्शंस हैं, ठीक है? तो शैल वी स्टार्ट इट नाउ? अब हम इसको चालू करते हैं। कहानी क्लियर है आपको? प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या ही होगा, प्रोस्पेक्टस के अंदर यही होगा, और क्या होगा, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, ये देखो यहाँ भी नंबर लिखा है, मैंने जबरदस्ती डबल डबल लिखा है, ये देखो, ये देखो कितना इतना बड़ा नंबर लिखा है, ठीक है? चलिए, सेक्शन 23 से 42, सेक्शन 23 स्टार्ट करते हैं। आज मैं लिख के लाया हूँ, एक्चुअली मैं कल बैठ के लिख रहा था, मैं कल क्लास नहीं ले पाया ना, तो फिर मैं बैठ के लिख रहा था। मैंने कहा चलो यार कुछ तो तैयारी कर लेते हैं बेचारों के लिए। मैंने कहा फटाफट फटाफट से खत्म करेंगे, बोलना भी कम पड़ेगा। सेक्शन 23 जो है, अच्छा मैं बताते जाऊंगा आपको साथ साथ कि क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है ना? तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छा सॉरी, पहले मैं डिस्कस करूंगा फिर बताऊंगा ना। अब तो आपको पता चल गया पहले से। चलो ओके, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन 23 क्या कहता है? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में ये सेक्शन बताता ही नहीं है। सेक्शन 23 का हेडिंग क्या दे रखा है आपको स्टडी मटेरियल में? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट।
और ये पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है इस बारे में कुछ नहीं बताता। ये सिर्फ इतना बताता है कि भाई साहब एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू कर सकती है, तो ये पब्लिक ऑफर कर सकती है। पब्लिक ऑफर दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक होता है फर्दर। इनिशियल मतलब कंपनी जब बनेगी तो सबसे पहले वाले पब्लिक ऑफर्स, उसके बाद फर्दर पब्लिक ऑफर्स उसके बाद में आते हैं। और एक होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है, पब्लिक को शेयर्स के लिए ऑफर करना। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स के लिए ऑफर नहीं कर सकती, इसलिए यहां पर लिखा है कि सॉरी कट गया। इसके लिए यहां पर क्या लिखा है कि पब्लिक ऑफर परमिशिबल नहीं है। सेकंड आता है बात राइट इशू, दोनों कर सकते हैं। बोनस इशू दोनों कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ये दोनों कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक ऑफर को छोड़कर प्राइवेट कंपनी वो सारे इश्यूज ला सकती है जो पब्लिक कंपनी ला सकती है। पब्लिक ऑफर को छोड़कर, पब्लिक ऑफर में आईपीओ, एफपीओ और ऑफर फॉर सेल है। तो राइट इशू दोनों कर सकते हैं। भाई राइट इशू क्या होता है, आपको मालूम है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि तुम्हें शेयर्स खरीदने तो खरीद लो, नहीं तो हम पब्लिक में पूछ लेंगे। तो एग्जिस्टिंग बोलते हैं अरे यार पब्लिक में पूछोगे तो हमारे पास मान लो आज 20% शेयर होल्डिंग है और पब्लिक ने सारे खरीद लिए तो हमारे पास तो 7% ही रह जाएगा, टोटल का हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। हम तो खुद ही खरीदने को तैयार है भैया। तो राइट इशू एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दिया जाता है। इसके संबंध में प्रावधान चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, इसके संबंध में जो प्रोविजंस है। बोनस इशू, कंपनी के पास बहुत सारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है कि बोनस शेयर्स इशू कर देती है। बोनस शेयर से फायदा क्या होता है, अरे यार चलो बोनस, जब बोनस पढ़ेंगे ना तब यहां पर पढ़ेंगे। ये बोनस इश्यू से संबंधित प्रोविजंस भी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फायदे की बात कर ली है तो कर लेते हैं अभी, चलो कर लेते हैं। बोनस इशू का फायदा ये होता है कि यार आप जब भी बोनस इशू कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आपने क्या किया, शेयर होल्डर्स को बोला, जैसे एक शेयर होल्डर है उसके पास 10,000 शेयर्स हैं, तो उसको उसको मतलब सभी को आपने बोला शेयर होल्डर्स को कि आपके पास जितने शेयर्स हैं, आपके हर 2 शेयर्स के बदले हम एक फ्री में आपको शेयर दे देंगे। यानी कि जिसके पास 10,000 शेयर है उसको 5,000 शेयर्स फ्री में मिल गए। अभी सोचो मार्केट वैल्यू शेयर की 100 रुपए है, यानी कि उसको 5 लाख रुपए के शेयर्स फ्री में मिल गए। 5 लाख। अब ये इन 500 शेयर्स को बाजार में बेच देता है तो उसको तो 5 लाख रुपए कैश मिल जाएगा। यस तो कंपनी भी यही चाहती है। कंपनी क्या करती है, फोकट में शेयर्स इशू कर देती है। अब वो बंदा क्या है, बाजार में बेचकर कैश ले लेगा, तो कंपनी की जेब से कैश निकला भी नहीं और उनकी जेब में कैश पहुंच भी गया तो डिविडेंड के लिए हल्ला नहीं मचाएंगे। तो ये सोच रहती होगी, क्या पता भगवान जाने। बट बात समझ में आया, बोनस इशू के नौटंकी क्या होती है, ये होती है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जब भी पब्लिक में शेयर्स इशू करने होंगे, जब भी पब्लिक ऑफर होगा, तभी सेबी की गाइडलाइंस और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के आपको कंप्लायंस करनी होगी। तो यहां पर वही कहा है कि देखो कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी, यहाँ हाँ लिखा है, यहाँ ना लिखा है। सेक्शन 23 इज ओवर। 23 अगर आपको ओके है तो अंगूठा दे दो, 24 पर आता है। 24 भी एकदम कचरा सेक्शन है, दिस इज अ कचरा। 24 इज ऑल्सो अ कचरा, पहले से बता दिया आपको। फटाक से अंगूठा तो आगे बढ़ेंगे। चलिए सेक्शन 24 उत्तरी इतना बढ़ाएगा। चलो, रेगुलेशंस ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। रेगुलेशन ऑफ इश्यूज एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर गोइंग टू बी लिस्टेड कंपनी, यानी कि किसकी बात हो रही है, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर गोइंग टू बी लिस्टेड, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है या गोइंग टू बी लिस्टेड कंपनी है, तो सेबी के पास पावर्स हैं इशू ऑफ शेयर्स को लेकर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेकर और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर। अगर ये कुछ नियम बनाती है तो ये नियम बनाने का या उनको एडमिनिस्टर करने का पावर रखती है, खत्म। बाकी ऑल अदर मैटर्स, इसके अलावा कोई भी मैटर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं ट्रिब्यूनल, कहीं आरओसी, जैसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट,
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ईटीसी को एडमिनिस्टर कौन करेगा? अपना सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या आरओसी, जैसा भी जिस सेक्शन में लिखा हो। लेकिन शेयर्स सिक्योरिटीज के इशू एंड ट्रांसफर को लेकर, इशू ट्रांसफर एंड नॉन डिक्लेरेशन ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर सेबी नियम कायदे कानून डंडा झंडा गाड़ के रखती है एडमिनिस्टर करने के लिए। इतना समझ में आता है। सेक्शन 24 इज ओवर। सेक्शन 25 मैंने नहीं लिख पाया था, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सेक्शन 26, यहां से महत्वपूर्ण चीजें चालू होती हैं। यहां से गुड्डू की गन चलेगी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 26 क्या कहता है? मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। अरे किसी को लिखना था क्या? मैंने भगा दिया। किसी को लिखना था? मैं सब मान के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं। किसी को लिखना था तो बताएं, अदरवाइज आप लिखें नो। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको नहीं लिखना तो लिखे नो, अगर लिखना था तो मुझे बताएं। बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं। गुड्डू की गन बलम पिचकारी वाले गाने पे नाचेगा गुड्डू, है ना? कल सर भेज देना। क्या भेज देना? नहीं नहीं, इतनी नौटंकी नहीं चलेगी भाई। भेज क्या देना भाई? आप लिखो 24 लिखना है। ओके, भेज देना। ज्यादा ही यार तुम लोग में आराम परस्ती आ रही है। अच्छी बात है क्या? लिखो अभी बैठ के। सीजी वाला पॉइंट दिखा दीजिए बस। ये लो सीजी वाला पॉइंट। तेरे लिए ही तो सिग्नल छोड़ छाड़ के आया, सीजी वाला ट्रिब्यूनल छोड़ छाड़ के। ये देखो, एक मिनट लगता है यार दिलीप लिखने में। यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप? और ईमानदारी से एक बात, मैं लिटरली भेज भी देता, पर ईमानदारी से एक बात बताऊं, ये डायरेक्ट मैंने इसी पर लिखा है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, पहले पेपर पे लिखता हूँ, फिर पेपर से यहाँ पर, वो पेपर से यहाँ पर, तब जब यहाँ पर लाइव आपके सामने लिखता हूँ ना, तब वो करता हूँ। अभी मैं इसी पर कंप्लीट करके लाया हूँ, तो ऐसा इसलिए मैंने 23 लिखा। 24 आपका मॉड्यूल कवर कर रहा हूँ मैं। आपका मॉड्यूल जो मई 24 के लिए दिया है ना, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। डन, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा जैसे अगर नॉट डन रहे ना, तो एक काम करना, मैं आपको दे दूंगा, आप क्लिक करना, फिर मैं दूंगा, फिर आप क्लिक करना, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ताकि हमारा ये टाइम बचेगा। मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 26 इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब, जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो प्रॉपरली डेटेड एंड साइंड होना चाहिए। साइन कौन करेगा? एवरी डायरेक्टर, या एवरी पर्सन हु इज प्रपोज टू बी, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उन्हें प्रपोज किया गया है, तो उनके भी साइन ले लो, क्योंकि कल को वो भी डायरेक्टर बनेंगे। एवरी डायरेक्टर और प्रपोज टू बी डायरेक्टर, अगर ये उपस्थित नहीं है तो इनका कोई अटर्नी आके साइन कर दे, लेकिन ये लोग साइन करें। तो प्रोस्पेक्टस के ऊपर तारीख डली होती है, प्रोस्पेक्टस के ऊपर तारीख डली होती है, हस्ताक्षर होते हैं एवरी डायरेक्टर या एवरी प्रपोज डायरेक्टर के। इसमें इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वो सारी इंफॉर्मेशन होंगी, इसमें वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी जो सेबी ने कहा। इसमें उन सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट्स होंगी जो सेबी कहेगी। सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और reports on financial information prescribed by SEBI in consultation with central government। इसमें वो सभी सूचनाएं होंगी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे वो सारी रिपोर्ट्स होंगी जो सेबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके तय किया है। तो वो तय की गई सूचनाएं यहां पर आपको डालनी पड़ेंगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है। तीसरी बात, प्रोस्पेक्टस इशू। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, भाई जब कंपनी बनती है तब इशू कर देते हैं, क्योंकि जब आईपीओ लाएंगे तो तब करेंगे, और जब एफपीओ लाएंगे तो सब्सिक्वेंट यानी कि बाद में इशू करेंगे। जब भी इशू करेंगे रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दो, आरओसी के पास। भाई
पब्लिक में देने से पहले सरकार के पास देना जरूरी है ना। अरे भाई पब्लिक में देने से पहले, यानी कि जब भी आपको पब्लिक में इशू करना है तो पब्लिक में इशू करने से पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार के पास जाके मत्था टेकना है कि ये लो जी हम पब्लिक में पैसे मांगने जा रहे हैं, ये लो जी हम चले। कहाँ चले? लो चली में। कंपनी क्या बोलेगी? लो चली में अपने प्रोस्पेक्टस, अपने शेयर्स की बारात लेके लो चली में। तो आरओसी बोलेगा अच्छा सूचनाएं दी है तुमने, तुम चली तो हो। तो फिर वो बोलेगा हाँ, कंपनी बोलेगी हाँ सारी सूचनाएं दे दी हैं जो सेबी ने कही हैं, सारी रिपोर्ट्स अटैच कर दी हैं जो सेबी ने कही हैं, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, लो चली में अपनी शेयर्स की बारात लेके। अच्छा, जब कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी, फाइल कब करेगी? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन भाई जनरली डेट ऑफ पब्लिकेशन पर उसको कर देती है। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या होती है? डेट मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, डेट जो प्रोस्पेक्टस में वो डेटेड लिखा है ना, अपन आरओसी के पास फाइल कर देंगे। अब बात आती है कि आरओसी के पास फाइल करेंगे तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? भाई आरओसी के पास अपन ने फाइल किया है तो उसके विद इन 90 डेज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वो बच्चों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वैलिडिटी कितनी होगी इसकी? 90 डेज की वैलिडिटी होगी। विद इन 90 डेज यू हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस इन पब्लिक। 90 डेज काउंटेड फ्रॉम द डे, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस डिलीवर्ड टू आरओसी। जिस दिन रजिस्ट्रार के मुंह पर हम प्रोस्पेक्टस मार कर आए थे, जिस दिन रजिस्ट्रार के मुंह पर हम प्रोस्पेक्टस मार के आए थे, उस तारीख से 90 दिनों के अंदर अब पब्लिक के मुंह पे भी मार दो, 90 दिनों के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। यानी कि अभी प्रोस्पेक्टस, भाई लॉ ये मान के चलता है कि 90 दिन तक तुमने पब्लिक में इशू नहीं किया, और इन 90 दिन के दौरान अगर किसी तरह का कोई चेंज आ गया, कोई बड़ा चेंज आ गया कंपनी में, प्रोस्पेक्टस में तो नहीं लिखा है लेकिन चेंज आ गया है, मान लो 90 दिन के बाद तुम 6 महीने में बेच रहे हो, तो 6 महीने में कोई चेंज आ गया, तो वो अगला बोलेगा कि यार मेरे तो मजा ही नहीं आया यार, आपने तो प्रोस्पेक्टस में झूठ झूठ बोला। तो हमने बोला नहीं नहीं भाई साहब, जब प्रोस्पेक्टस बनाया था तो सच्चा था। अरे मेरे पास पहुंचा तब झूठा हो गया ना। फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं, एग्जिट ऑप्शन देंगे उनको, उनको बोलेंगे भाई साहब अपने पैसे वापस ले जाओ, ज्यादा चार बात क्यों कर रहे हो यार, ये चेंज आ गए हैं, अभी तकलीफ है क्या? कि हाँ तकलीफ है, मुझे नहीं चाहिए थे ये चेंज। अच्छा नहीं चाहिए थे, आपने कितना पैसा दिया? पैसे दे रहे इसको छोटू, मुंह पे मार साले के, इतनी बातें कर रहे हो यार भाई साहब आप, इतना कौन सा बहुत बड़ा चेंज हो गया यार। वो कह रहा है मुझे मतलब नहीं है, प्रोस्पेक्टस में जो लिखा था वो नहीं है। अरे नहीं है ना आपको मतलब, कितना पैसा दिया? आपका पैसा पहुंच जाएगा वापस, यानी कि रिफंड का ऑप्शन देना पड़ेगा उनको। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऑल्टरेशन, कोई चेंज होता है तो। और कंपनी, इसमें कंपनी एट फॉल्ट नहीं मानी जाएगी। कंपनी ने जब वो किया, मान लो 90 दिन का इन्होंने टाइम दे दिया, 40वें दिन 50वें दिन कंपनी ने इशू किया और कंपनी वैलिड है, लेकिन मान लो कि 25 दिन बाद ही कोई बड़ा चेंज आ गया अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, तो फिर कोई बात नहीं, ऑप्शन दो, उनको ऑप्शन देना पड़ेगा जैसे एडवांस दे दिया है। ठीक है, वापस आओ, ऊपर आओ। यहां पर भाई जब हम प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं ना, जब हम प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं तो प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी लिया जाता है। कोई भी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है और इंजीनियर हो सकता है, मतलब जो भी अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, और वो कंपनी के किसी भी उससे, भाई जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर हमसे अच्छा कौन बता सकता है? हम तो बिग बॉस हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बिग बॉस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे बाप होते हैं यार, बाप लोग, तो इसी को तो एक्सपर्ट बोलते हैं। तो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अपन डालेंगे, पर स्टेटमेंट डालने से पहले उसकी लिखित सहमति ले लो। ये चीज देख लो कि वो जो है एक्सपर्ट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी के फॉर्मेशन से, कंपनी के प्रमोशन से या कंपनी के मैनेजमेंट से कनेक्टेड ना हो। नहीं तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो भी झूठ का साथ देने बैठ जाएगा, झूठा बन के। चोर चोर मौसेरे भाई, तो मौसेरे भाइयों को नहीं बैठाना है, चचेरे भाइयों को बैठा लो। चचेरे भाई चोर चोर नहीं होते, लेकिन मौसी के बच्चे और आप तो दोनों मिलकर बदमाशी कर सकते हो। यस, द फाइनेंशियल डॉक्टर, अरे वाह क्या शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने, कहा है द फाइनेंशियल डॉक्टर।
वेरी गुड। तो एक्सपर्ट की रिटर्न कंसेंट हम लेंगे, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, उसका कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट में किसी तरह का कोई कनेक्शन ना हो, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति है। उसने लिखित सहमति दी है कि ठीक है साहब, आप मुझे फीस दो, मैं आपको स्टेटमेंट बना के देता हूं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जांच के, मान लो सीए का, सीए एक्सपर्ट का ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और उसने रजिस्ट्रार के पास फाइल करने, प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने से पहले अपनी अपनी अपने स्टेटमेंट को, एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया उसको विड्रॉ नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपॉइंट हो गया एज एन एक्सपर्ट। उसने मेरे को बोला कि साहब आपको 20,000 फीस देंगे, 30,000। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला हम पब्लिक में शेयर इशू ला रहे हैं, तो आपका एक स्टेटमेंट डाल दें। मैंने डाल दो, मैं एक बार जांच लूँ। मैंने जांच लिया, जांच लिया तो फिर मैंने बोला ठीक है आप डाल दो कंसेंट। मैंने दे दिया। तो मेरे स्टेटमेंट को वहां पर प्रोस्पेक्टस के अंदर लिख दिया जाएगा कि भाई एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है। आरओसी के पास फाइल होने जा ही रहा था तो मुझे पता चला, ओ हो, मेरे से तो ब्लंडर हो गया, इन्होंने तो ये फैक्ट छिपा है। तो मैंने अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा पकड़ो तुम्हारे 20,000 साला, मैं उलझ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं 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 भैया, मेरे को नहीं चाहिए, मैं विड्रॉ करता हूं अपना स्टेटमेंट। तो मैंने न पहली बात तो मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, स्वतंत्र हूं, मेरा मैं किसी तरह के कनेक्शन में नहीं हूं कंपनी के निर्माण को लेकर, कंपनी के प्रमोशन को लेकर, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर मैं किसी तरह से कनेक्टेड नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। अच्छा अब क्या, अब मैंने अपनी कंसेंट, अपनी सहमति दी है कि भाई मैं ठीक है आपको स्टेटमेंट देता हूं। तीसरी बात क्या, मैंने अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं किया है आरओसी के पास फाइल होने से पहले। तो फिर वो स्टेटमेंट को चला के दे देते हैं। प्रोस्पेक्टस के मुंह पे लिखा जाता है कि भाई साहब इसमें जो हमारे एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है ना, तो वो एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट जो है उन्होंने विड्रॉ भी नहीं किया है। मतलब वो हम, मतलब वो भी तो समझदार है, हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो तो सच्चा है, तो उसने विड्रॉ नहीं किया है। हर प्रोस्पेक्टस के मुंह पे, हर प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिख दिया जाता है कि बाजार में इशू करने से पहले हमने ये प्रोस्पेक्टस जो है रजिस्ट्रार के पास दे दिया है, और उससे संबंधित जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए थे, वो सारे लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये लिस्ट भी उसके मुंह पे लिख दी जाती है। तो कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, ये आपका पोर्शन सेक्शन 20 से। हाँ एक छोटी सी बात, कॉन्ट्रावेंशन, अगर मान लो सेक्शन 26 का उल्लंघन किया जाता है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर सेक्शन 26 का कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है तो 50,000 मिनिमम कंपनी को जो फाइन लगने वाला है, 50,000, और मैक्सिमम 3 लाख रुपए। 50,000 से लेकर मैक्सिमम 3 लाख रुपए कंपनी और एवरी पर्सन इन्वॉल्व, नोइंगली इन्वॉल्व, नोइंगली, भाई उनको पता है कि बदमाशियां हो रही हैं, उसके बावजूद भी प्रोस्पेक्टस इशू करने के अंदर वो इन्वॉल्व है। तो अच्छी चीज ये है कि दोनों के लिए अलग अलग पैनल प्रोविजंस या फाइन के प्रोविजंस नहीं है, फाइन्स दोनों के लिए एक ही दे रखा है। तो सेक्शन 26 में फाइन 50,000 से 3 लाख, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा आप क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, मतलब आपको इसको याद रखना है। अब मैं इसको समअप कर रहा हूं, जो जो नहीं लिख पाए हैं इसको, तो मैं आपको, आपसे अपेक्षा करता हूं कि मैं इसे कर रहा हूं बड़ा, आप फर्स्ट क्लिक करें, या तो लिख लें साथ साथ, या फिर क्लिक कर लें आप, क्लिक, ताकि आप बाद में इसको लिख पाए। वैसे लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। आप फटाफट मुझे एक आंसर कर दो, क्लिक कर रहे हो कि लिख रहे हो? आर यू गोइंग टू क्लिक इट नाउ और यू आर गोइंग टू राइट इट? इज एक्सपर्ट exempted फ्रॉम द लाइबिलिटी? देखो वे डिट, एक्सपर्ट क्या अपनी लाइबिलिटी से एग्जाम्प्ट होता है? तो बिल्कुल एग्जाम्प्ट होगा, या बिल्कुल भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये तब बात करेंगे जब आप एक्सपर्ट की लाइबिलिटी भरवाएंगे, उसको लेकर अलग से सेक्शन है, तो इसके ऊपर यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसकी बात होगी। ठीक है, डन सर, लिख रहे हैं, और हो भी गया, अरे वाह। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये वाला लिख लो, डन। हाँ, डन 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 डन, ये भी डन। अरे छोटा सा ही तो है, ज्यादा तो है ही नहीं।
लिख लिया। ओके, एक्सपर्ट वाला पोर्शन ये भी लिख लिया, वेरी गुड। एक्सपर्ट रिटर्न कंसेंट स्लैश नॉट विड्रॉल, ये विड्रॉल का मतलब उसकी कंसेंट नहीं, स्टेटमेंट विड्रॉल की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट विड्रॉ हो जाएगा तो सारी चीजें अपने आप विड्रॉ हो जाएंगी, है ना। या यूं कहें कि उसने जो रिटर्न कंसेंट दी है, ये वो अपने स्टेटमेंट पर से कंसेंट विड्रॉ कर रहा है कि यार ये स्टेटमेंट पर मैं अपनी सहमति नहीं देता हूँ, मेरा जो स्टेटमेंट है ये ना लगाया जाए, मैं तो अपनी सहमति वापस लेता हूँ इस स्टेटमेंट से। अब कंपनी उसके बावजूद भी स्टेटमेंट को डाल दी है तो कंपनी जाने, इसका काम जाना है। Done. Okay. Every prospectus on face. This is last one. Done. ओके, वेरी गुड। चलो, तो एक बार 26 को रट से पढ़ के खत्म करते हैं, रट से। देखो सेक्शन 26 क्या कह रहा है कि आपका प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए एंड साइंड होना चाहिए, साइंड बाय एवरी डायरेक्टर और एवरी प्रपोज्ड डायरेक्टर और उनके अटर्नी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी जो सेबी कह देगी, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, और उन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे रिपोर्ट्स होगी जो सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठकर उसके साथ कंसल्ट करके आपको तय करके देगा, बड़ी अच्छी बात है। प्रोस्पेक्टस इशू आप करते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम या सब्सिक्वेंटली भी इशू करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब भी करो इशू, पब्लिक में इशू करने से पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दो। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या माना जाता है, डेट मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। अब बात आती है एक्सपर्ट का स्टेटमेंट। बिल्कुल, एक्सपर्ट के साथ खास बात क्या है, इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, बिल्कुल किसी तरह से कनेक्शन में नहीं होना चाहिए कंपनी के फॉर्मेशन को लेकर, प्रमोशन को लेकर या मैनेजमेंट को लेकर, और उसने अपनी सहमति दे दी है कि भाई साहब मैं अपना स्टेटमेंट बिल्कुल दे रहा हूं, तो फिर अब उसने अपनी ये स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं किया है आरओसी के पास फाइल होने से पहले। इस बात को स्पष्ट लिखा जाता है कि साहब जो कंसेंट, जो स्टेटमेंट है एक्सपर्ट का, एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दिया है और उसे विड्रॉ नहीं किया गया है, लिखा जाता है इस बात को प्रोस्पेक्टस पे। ठीक है, हर प्रोस्पेक्टस के मुंह पर यह चीज लिखी जाती है कि रजिस्ट्रार के पास डिलीवर कर दिया है, और ये और ये डॉक्यूमेंट्स हमने साथ में अटैच किए हैं। इसकी वैलिडिटी 90 दिन होती है, आरओसी के पास दे दिया, उसके 90 दिनों के अंदर आपको बाजार में इशू कर देना है। अगर आपने उल्लंघन किया सेक्शन 26 का, 26 का, तो फिर 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का फटका आपको लग सकता है। आप कौन, आप कंपनी है या फिर कोई भी एनी अदर पर्सन हु इज, एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व, नोइंगली इन्वॉल्व। ठीक है, सेक्शन 26 इज ओवर। सेक्शन 27 छोटा ही है। सेक्शन 27 मैं आपको स्टार्ट करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो, लेकिन सुन लो। मेरे को प्यास बहुत लग रही है, बार बार ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ पानी अंदर डालता रहूं, है ना, मजा आता है पानी पीते तो। इज इट वैलिड इफ ही विड्रॉन हिज स्टेटमेंट आफ्टर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस? बेटा एक बात बता, मैंने जब आपसे कह दिया है कि इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, तो क्या आपका स्थिर है दिमाग? आप मेरे को डांटने पे मजबूर मत करो यार। बिल्कुल विड्रॉ कर सकता है स्टेटमेंट, बिल्कुल कर सकता है, वैलिड है। अब क्या करें? इसके एक्सपर्ट के ऊपर अपन अलग से पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। एक्सपर्ट को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे यार, पब्लिक के साथ खेल रहे हैं वो। बाकी लोग लिखो, तब तक मैं इसे डांट रहा हूं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे एक्सपर्ट को यार? और आपसे वही तो कह रहा हूं मैं कि भाई जो चल रहा है वो चल रहा है, और एक्सपर्ट को लेकर मैंने कहा कि भाई उसके ऊपर अलग से उसकी लाइबिलिटी को लेकर, अभी आपने ऊपर क्या लिखा, इस एक्सपर्ट इज एग्जेप्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी। तो फिर अब मैं बताऊंगा उसको, एक्सपर्ट को लेकर जितनी बातें होंगी सारी बातें हो जाएंगी। तो आप ये सवाल काहे पूछ रहे हो? आपको बात समझ में आ रही है भाई? वी डिड, अरे हाँ तो बोलो। हाँ, ऐसे डांट दूंगा मैं अब। आप एक ही बात को 2 बार 3 बार अलग अलग एंगल से थोड़ी पूछते हैं। मैं कोई वो लड़की थोड़ी हूं जिसे आप प्रपोज कर रहे हैं हर तरीके से, कभी बैठकर कभी लेट कर। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं ना, आप लिखो, मैं इसको डांट रहा हूं। चलिए, खड़े होके प्रपोज करो। बड़ा है, स्टाइल मार रहा है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ये वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ध्यान से सुनना। तब तक आप ये लिखो, जिसका डन हो गया ये लिखो। ये सेक्शन कह रहा है,
ये सेक्शन कह रहा है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से सुनना, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनना बॉस। 2 मिनट के लिए स्टॉप राइटिंग, है ना, मैं वापस आपको समय दूंगा। आपने क्या किया, पब्लिक में शेयर्स इशू करने के लिए, कहानी सुन लो ध्यान से, कहानी सुन लो। आपने क्या किया, पब्लिक में शेयर्स इशू, इंपॉर्टेंट सेक्शन है भी ना, आईएमपी लिख देता हूं पहले ताकि आप थोड़ा ध्यान से देख लो इसको। आपने पब्लिक में शेयर्स इशू करने के लिए क्या किया होगा, प्रोस्पेक्टस इशू किया था। पब्लिक को मजा आ गया, पब्लिक को क्या आ गया, मजा आ गया। तो पब्लिक ने क्या किया कि आपको बहुत सारे पैसे दिए। आपको कितने पैसे दे दिए, यानी कि कितने शेयर्स इशू कर दिए आपने, 500 करोड़ रुपए आपने पब्लिक इशू लिया है। आपके पास पैसे आ गए 500 करोड़ रुपए। आपने जो प्रोजेक्ट उनको दिखाया ना कि इस प्रोजेक्ट में हम ये पैसा लगाएंगे, हम ये प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये आप जो हमें 500 करोड़ दे रहे हो ये 3 साल के अंदर 1000 करोड़ हो जाएगा। मतलब लुभावने वादे। और पब्लिक को लग रहा है कि यार बात तो सही है। और पब्लिक ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, वॉट जो भी है, पब्लिक को मजा आया। अब आप क्या कर रहे हो कि नया इश्यू कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, न्यू शेयर्स इशू करना चाहते हो। चलो न्यू शेयर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 500 करोड़ पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 6 महीने बाद आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार ये प्रोजेक्ट में मजा नहीं आ रहा। अरे वो कहां गया, अरे मेरे रंग कहां गए, अरे रंग कहां चले गए भाई, रंग, चलो जाने दो। अरे यार चलो ठीक है। तो अब आपकी कंपनी ने क्या किया कि आपने बोला कि यार वो प्रोजेक्ट में मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई आपने क्या कहा, उस प्रोजेक्ट, आपकी कंपनी ने क्या कहा, उस प्रोजेक्ट में मजा नहीं आ रहा है तो हम प्रोजेक्ट बदल देते हैं, प्रोजेक्ट चेंज कर देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, रीजन देगी, कारण बताएगी कि भैया ये हम इस प्रोजेक्ट को बदल रहे हैं, या हमने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया था, आपसे पैसे लिए थे, जिन शर्तों पर लिए थे उन शर्तों में कुछ कुछ चेंज करना है। सर हम अपना ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। सर जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने आपसे जो बताकर आपसे पैसे लिए थे ना सर, उसमें से हमने कुछ एक पैसे तो खर्च किए थे, उसमें कुछ पैसे उसमें खर्च किए थे, लेकिन उससे बेहतरीन प्रोजेक्ट है सर ये सामने आपके, सर आपको भी मजा आ जाएगा। नहीं हमको नहीं पता, हमें तो मजा नहीं आएगा, हमसे तो जो बात करके आपने हमसे पैसे लिए थे हमें तो वही काम चाहिए, नहीं तो हमारे पैसे वापस करो। यानी कि एग्जिट ऑप्शन यहां भी मिलेगा। अगर कंपनी क्या करती है, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टर्म्स और ऑब्जेक्ट्स। भाई आप प्रोस्पेक्टस इशू किया, जो बात प्रॉमिस फॉर गरम मसाला, बट बनाएंगे पान मसाला, यस गरम मसाला, तो पान मसाले को गरम करके दे देंगे, देखो आप खाओ ये है मसाला और है गरम, मुंह जल गया, है ना। तो कंपनी कंपनी क्या करेगी, उसके प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगी आपको। अगर आप संतुष्ट हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो 15 दिनों के अंदर आपको एग्जिट ऑप्शन देगी, पैसे अपने वापस लेके जाओ, होशियारी मत दिखाओ बस, होशियारी का चंदा अच्छा नहीं बंदा। तो फिर उस बंदे को बोलेंगे चलो जी छुट्टी तुम्हारी। बात समझ में आ रही है, ये बात कह रहा है ये सेक्शन 27 ये बात कह रहा है, क्लियर है। देखो कहानी समझ में आ जाए, करना क्या है, कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, और 2 न्यूज़पेपर कौन से, एक इंग्लिश और एक वर्नैक्युलर। 2 न्यूज़पेपर में कंपनी को क्या करना है, एडवर्टीजमेंट देना है। कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, यानी कि 3/4 मेजोरिटी के साथ 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी, इंग्लिश में और वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में। कंपनी उस पैसे को, कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को, चाहे कंपनी ऑब्जेक्ट बदल रही है, धंधा बदल रही है, लेकिन कंपनी इस पैसे को ट्रेडिंग या डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स, मतलब किसी भी लिस्ट, कंपनी क्या करेगी कि भाई हम इस धंधे से निकाल के उस धंधे में लगा रहे हैं, तो भाई धंधे से निकाल के धंधे में लगाओ ना। यानी कि ये प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया, मान लो सरकार, अरे यार जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने आपसे पैसे लिए थे सरकार ने बैन कर दिया यार,
अब उससे उससे उसका सिमिलर ऑब्जेक्ट बाजार में चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम ये पैसे को लगा देते हैं, आपके पैसे को। सरकार ने बैन ही कर दिया भाऊ, क्या ही करे। हमें तो हमारे पैसे ले मुंह पे मारो सालों के, इनको ज्यादा जल्दी है तो इनके मुंह पे पैसे मार देंगे, चलो जी छुट्टी। और तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, तुम तो जितने तुम होंगे ना, इन तुम को ले ले करके भाग भाग बोल देंगे और ये अपना पैसा ले लेकर भाग जाएंगे। अब प्रैक्टिकली सोचो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, यानी कि 3/4 मेजोरिटी तो तैयार है, राजी है। अरे भाई 3/4 मेजोरिटी तो राजी है, तैयार है ना। यानी कि बाकी जो डिसेंटिंग, जो सहमत नहीं होते, जो असेंट देते हैं, सहमति देते हैं, वो तो एसआर पास करने में होंगे या फिर घर पे बैठे होंगे, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तकलीफ होती है, कोई भी चेंज होता है तो उन्हें क्या बोलेंगे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा। हाँ, करेंगे कैसे साहब, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, चाहे आप ऑब्जेक्ट बदल रहे हो लेकिन फिर भी ध्यान रहे इस पैसे को आप किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डीलिंग करने में नहीं लगाओगे। मतलब आप सट्टे ही खेल रहे हो यार, ऐसे नहीं चलेगा। नोटिस के अंदर क्या क्या डिटेल्स होंगी, जो नोटिस दिया जाएगा ना, पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में जो दिया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होंगी। तो सीधी सी बात है कि यार हमने पैसे क्यों बुलाए थे, मतलब क्या डिटेल्स होंगी। देखो, पर्पस, हमने पैसा आपका किस प्रोजेक्ट के लिए लिया था, टोटल कितना पैसा आपसे मंगाया था, जैसे हमने 500 करोड़ मंगा लिया, टोटल मनी यूटिलाइज, आपने 500 करोड़ में से इस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा खर्च कर दिया, भाई साहब इस प्रोजेक्ट पे हमने 100 करोड़ खर्च कर दिया। लेकिन एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और नया प्रोजेक्ट, नई टेक्नोलॉजी बाजार में आ गई, तो अब हमें लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा करना बेकार है। यानी कि हमने इस पे 100 करोड़ यूटिलाइज है, तो अनयूटिलाइज कितना बचा, 400 करोड़। तो 400 करोड़ पे एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट, अरे यार 25% ही अचीव हुआ था, ज्यादा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन यह है कि ये 100 करोड़ वेस्ट नहीं होगा, इसको हम धीरे धीरे चलने देंगे, लेकिन सारा पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बाजार में आ गई है। अच्छी बात है। प्रपोज चेंज, यानी कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई है। रीजन फॉर चेंज, या तो वो खराब हो गया है या फिर सरकार ने बैन कर दिया है फर्दर प्रोसेस को, बड़ी अच्छी बात है। प्रपोज टाइम, कितना समय लगेगा, प्रपोज टाइमलाइन टू अचीव नए वाले प्रोजेक्ट को, कि भाई साहब 3 साल के अंदर नए वाले प्रोजेक्ट में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें रिस्क तो है, तो नए वाले प्रोजेक्ट, नए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है ये भी बताना पड़ेगा। और अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो ये सारी सूचनाएं उस नोटिस के अंदर देनी पड़ेंगी। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद एग्जिट ऑप्शन टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। भाई जो डिसेंटिंग, जो एसेंट नहीं दे रहे हैं, डिसेंट दे रहे हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर सहमत नहीं है, तो उन्हें एक मुहूर्त देखकर उनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप एग्जिट ऑप्शन ले लो, आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये एग्जिट ऑप्शन कौन देता है, बाय प्रमोटर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, जिनके पास मेजोरिटी शेयर्स हैं। तो सब मिलकर बैठकर क्या करेंगे, इनका तय करेंगे हिसाब, और हिसाब करके इनकी छुट्टी कर देंगे। बात समझ में आती है? सेक्शन 27 इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। कितने लोग को क्लियर समझ में आता है 27 में क्या है? गुड्डू जी, चीजें क्लियर हो रही हैं? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, आप ये पैसे को लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग या डीलिंग में नहीं लगा सकते। नोटिस के अंदर क्या खास बातें होंगी, तो जाहिर सी बात है आप कहानी को समझ जाओगे तो खास बातें बड़ी आसानी से लिख दोगे। कहानी में क्या है कि भाई साहब जो प्रपोज किया था उसमें तो मजा नहीं आया है, टोटल फंड हमने इतना लिया था, इतना यूटिलाइज कर दिया है, इतना अनयूटिलाइज बचा है, और इस एक्सटेंट तक अचीवमेंट हुआ। अब प्रपोज हमारा जो चेंज है, रीजन फॉर चेंज क्यों है, कितने समय में नया वाला अचीव हो जाएगा, टाइमलाइन टू अचीव, और रिस्क फैक्टर इसके अंदर क्या है, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ बता देंगे। एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा। सेक्शन 27 इज ओवर। सेक्शन 28 पर आते हैं, पर मैं आपको समय दे देता हूँ, ये लिख लो, क्योंकि जब मैं उन्हें वेडिट को डांट रहा था तब आप आधा लिख चुके थे, आधा ये रहा, तो आप लिख दो, लिख दीजिए। सर 4th पॉइंट में सेकंड लाइन में क्या लिखा है? 4th पॉइंट की सेकंड लाइन, 4th पॉइंट, 1 2 3 4 सेकंड लाइन, नोटिस शैल स्टेट डिटेल्स रिलेटेड टू अर्लियर पब्लिक इशू। फंड्स क्यों बुलाए गए? आज हैंड राइटिंग मेरी बहुत गंदी है ना,
ये आज नहीं कल है, कल जैसे थोड़ा सा तकलीफ था ना तो उसमें लिख रहा था, पर भाई लेटे लेटे वेले बैठे क्या कर रहे थे, तो कभी लेट के कभी बैठ के, तो ऐसे जैसे लिख पाया लिख दिया मैंने। बट मैंने लिखा आपके लिए, देखो जान पे खेल खेल जा रहा हूँ, आपको स्कोर लेके आना है। नहीं तो बेटा चप्पल यहाँ से फेंकूंगा, जुप करके जाएगी चप्पल और आपको आवाज आएगी है ना। चलो, सेक्शन 28 इज ऑल्सो सेमी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑफर ऑफ सेल बाय सर्टेन मेंबर्स, इसकी कहानी सुन लो क्या होता है। भाई एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, 1,000, 10,000, 5,000, 25,000। ये क्या करते हैं, कंपनी से कहते हैं कि कंपनी कंपनी यार हमें शेयर्स बेचने हैं अपने, लेकिन हम जो है ये यहाँ पर नहीं बेचना चाह रहे हैं, हम पब्लिक में डायरेक्ट जाकर बेचना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेचना। अच्छा, तो फिर क्या करें कि एक काम करते हैं, हम ऑफर ऑफ सेल बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी, यानी कि हम पब्लिक को डायरेक्ट ऑफर करते हैं। तो उसने बोला तुम पब्लिक को ऑफर कर ही नहीं सकते। भाई प्राइमरी मार्केट क्या होता है जब कंपनी इशू करती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है जो आपका वो है। प्राइमरी मार्केट क्या हुआ, जो जब कंपनी इशू करती है, और सेकेंडरी मार्केट आपका वो है स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर आप शेयर्स के साथ जो डीलिंग करते हैं। अंकित झा, एज सुन एज पॉसिबल। यस, ठीक है। तो अब एग्जिस्टिंग मेंबर्स कहते हैं कंपनी को कि कंपनी हम प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहते हैं। तो उनने बोला यार प्राइमरी हमारे पास है ना शेयर्स, हमारे शेयर्स आप एक काम करो कि आप ना एक स्टेटमेंट दो बाजार में, डिटेल्स दो, ठीक है, और पब्लिक को ऑफर करो, पब्लिक को ऑफर करो उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि हम जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं हम अपने शेयर्स आप लोग को बेच देंगे। तो कंपनी ने बोला ठीक है, पर इसका खर्चा लगेगा। हम क्यों करेंगे खर्चा भाई, तुम अपनी चाहत से अपने शेयर्स हमारे थ्रू बिकवाना चाह रहे हो, तो खर्चा, हाँ खर्चा हम रीइंबर्स करेंगे ना, खर्चा हम रीइंबर्स करेंगे। तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स, कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं, ध्यान से सुनो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंसल्टेशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के साथ कंसल्ट करके ऑफर कर सकते हैं अपने सभी शेयर्स या उसमें से कुछ पार्ट शेयर्स को पब्लिक के अंदर, ठीक है। पब्लिक में ऑफर करेंगे जिस डॉक्यूमेंट को, उसे ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस, उसी को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, ठीक है। मेंबर्स ऑथराइज कर रहे हैं कंपनी को इस काम के लिए, तो जाहिर सी बात है रीइंबर्स भी खर्चों का मेंबर करेंगे, जितने खर्चे होते हैं मेंबर्स पे करेंगे। भाई जब अपन सेक्शन का टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने को लगता है ओ माय गॉड पता नहीं क्या होगा, ऑफर ऑफ सेल बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी। और यार छोटी सी कहानी है कि कंपनी कंपनी तुम बेचते हो, हमारे बेच दो ना, अभी तुम अपना नया तो कुछ नहीं ला रहे, कि नहीं ला रहे, तो फिर हमारे आप बेच दो। भाई खर्चा लगेगा क्योंकि प्रोस्पेक्टस ये वो दुनियादारी है ना, प्याज लहसन। तो फिर आपने बोला कि ठीक है यार हम सारा आपका खर्चा पे करेंगे, आप करो। तो कुछ मेंबर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंसल्टेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंसल्टेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर करते हैं अपने सभी शेयर्स या उसमें से कुछ शेयर्स पब्लिक को, और जिस कागज से ऑफर करते हैं उस कागज को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, क्योंकि मेंबर ऑथराइज कर रहे हैं कंपनी को कि भाई आप हमारे लिए काम करो, तो फिर कंपनी के जितने खर्चे होंगे रीइंबर्स भी यही करेंगे। इतनी सी बात है, खत्म होती है बात। सेक्शन 28, ठीक है। सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा सा इसको देख के जाना, ताकि क्या होता है कई बार अपन सेक्शन गलत कोट कर देते हैं, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 29 और 30 महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि 31 जो है वो अलग है, 29 अलग है, ठीक है। देखो, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैट फॉर्म, ये सीधी सी बात बोल रहे हैं कि एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर and other class of companies may be prescribed have to issue their securities in demat form। बात खत्म। फिजिकल फॉर्म में मत चलो, डीमैट फॉर्म में चलो। हर कंपनी जो पब्लिक में ऑफर करना चाहती है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो पब्लिक में ऑफर नहीं करना चाहती, लेकिन उस क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज को सरकार ने कहा है, रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है कि साहब चाहे तुम पब्लिक में ऑफर नहीं कर रहे हो फिर भी डीमैट में करो, तो डीमैट में कर देंगे, डीमैट फॉर्म में करना है, फुल स्टॉप, सेक्शन इज ओवर।
कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को बोल देती है सरकार कि यार तुम्हारे वो फिजिकल फॉर्म है ना उसको डीमैट में कन्वर्ट करो। तो ये फालतू की बातें, सॉरी मतलब है तो काम की चीजें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन 29 को आप स्किप करके जा सकते हो। मतलब जो पिंक 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 पिंकी है ना 29 में, ये पिंक पिंक पिंकी ही बस खत्म है। वन लाइनर सेक्शन होता है ना पब्लिक ऑफर, तो एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर उसको डीमैट फॉर्म में ही करना है। और पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज के लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको तो डीमैट में ही करना है, चाहे आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हो तो भी आपको डीमैट। तो फिर यार अगर कह दिया है तो बात खत्म हो जाती है। यस, सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 इज इंपॉर्टेंट नहीं है इतना भी। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस, अच्छा एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर इसमें इन्होंने ये बात बोली है कि प्रोस्पेक्टस का जब आप एडवर्टीजमेंट देंगे ना, भाई आपको प्रोस्पेक्टस को लेकर पब्लिक एडवर्टीजमेंट कुछ दे रहे हो आप, ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट देंगे तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स डाल दो, बस ये बात बोल रहे हैं। उसमें क्या डालो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स डाल दो सेक्शन 30 के। अब मेमोरेंडम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये वो सब है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दो आपका क्या है। उसके बाद नेम ऑफ सिग्नेटरीज, जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसमें उनका नाम होता है, उनके हस्ताक्षर होते हैं और कितने शेयर्स अग्री टू टेक शेयर्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम, यानी कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स इसके अंदर डाल देने हैं। सेक्शन 30 इज ओवर, खत्म। लिख लो चाहे तो। अंगूठा दे देना, लिख लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डन, अरे बहुत बढ़िया शिखा, तुम एकदम परफेक्ट गर्ल हो। नेक्स्ट आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मच इंपॉर्टेंट, मजेदार इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। दिस इज महत्वपूर्ण है, दिस इज महत्वपूर्ण है, दिस इज महत्वपूर्ण है, दिस इज महत्वपूर्ण है। चलो ध्यान से सुनना, कितने पेज का ये, अरे इतना सही है। अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, एक बार सुन लो, मैं लिखने के लिए आपको वक्त दे दूंगा, ठीक है। अब बिल्कुल पेन्स डाउन, इंपॉर्टेंट है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ऐसा प्रोस्पेक्टस जो शेल्फ में रखा होता है उसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ऐसा प्रोस्पेक्टस जो शेल्फ में रखा होता है उसे क्या बोलते हैं, शेल्फ बहुत आसान है। देखो क्या होता है कि कंपनी को जब जब कंपनी को जब 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 कंपनी को जब 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 शेयर्स इशू करने होते हैं तो कंपनी तब 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 क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। भाई जब भी आपको पब्लिक में शेयर्स इशू करने हैं तो आपको जाहिर सी बात है एक आरओसी के पास मत्था टेक के आना पड़ेगा, फिर उसके बाद पब्लिक में एडवर्टीजमेंट तो देना पड़ेगा ना, प्रोस्पेक्टस हमारा कि हम ये हैं और हम आपसे पैसे मांगने आए हैं, ठीक है। तो लॉ कहता है कि यार अब बार बार ये इतने सारे इंफॉर्मेशन बार बार आप क्यों आरओसी के पास भी फाइल कर रहे हो, उसका भी हेडेक होता है। तो आप क्या करो, शेल्फ इस्तेमाल करो। शेल्फ का मतलब क्या है कि आप जब आपने फर्स्ट टाइम इशू किया, फर्स्ट इशू किया, आपने प्रोस्पेक्टस जारी किया, फर्स्ट इशू मतलब शेयर्स इशू किया, इशू ऑफ शेयर्स लिख देता हूं, है ना। तो आपने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, अच्छा मान लो आप फिर 6 महीने बाद फिर से शेयर्स इशू करने की खुजली हो गई आपको, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने जो रजिस्ट्रार को ये पहले प्रोस्पेक्टस दिया था ना, इसको दोबारा मत फाइल करो। आपने अच्छा हर बार आपको प्रोस्पेक्टस तो पब्लिक में इशू देना ही है ना। आप क्या करो कि ये 6 महीने के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, 6 महीने के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उसे एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एक डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन, अरे यार इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम,
यानी कि एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ चेंजेस आप लिखकर रजिस्ट्रार को दे दो, रजिस्ट्रार के पास ये वाला प्रोस्पेक्टस पहले से पड़ा है, प्लस आप जो चेंज हुए वो चेंज का कागज दे दोगे तो ये समअप कर लेगा। यानी कि शेल्फ शेल्फ प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अगर आप रजिस्ट्रार को देते हो तो जाहिर सी बात है शेल्फ तो आपका पहले से बना हुआ है, सिर्फ सूचनाएं दे रहे हो, तो ये आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा कि नहीं मान लिया जाएगा? कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? लॉ क्या कह रहा है कि जब जब आपको शेयर्स इशू करने हैं तब तब आपको बार बार पूरा 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 प्रोस्पेक्टस, तो भाई पूरा पूरा प्रोस्पेक्टस की जरूरत क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस इस्तेमाल करो। क्या होता है शेल्फ कि अच्छा फिर इसकी मियां 1 साल तक आपको जितनी बार शेयर्स इशू करने हो बार बार आपको प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना है रजिस्ट्रार के पास, नया नया प्रोस्पेक्टस बना के फाइल नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पहली बार आपने क्या किया, शेल्फ इशू कर दिया ना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस यानी कि सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ गई। फिर हर बार डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है, एक बार डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ गई, अब 3 महीने बाद आप फिर से सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, 4 महीने बाद इशू कर रहे हो, तो ये 4 महीने के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी क्या उसमें कोई तब्दीली हुई है? अगर कोई तब्दीली नहीं हुई है तो हमारा प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी तैयार है, एज इट इज शेल्फ उठा के मुंह पे मार देंगे। लेकिन अगर कोई चेंज हुए हैं तो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक अलग से कागज के अंदर उन चेंजेस को लिखा जाएगा, सिर्फ उन तब्दीलियां या अपडेशंस हुए हैं, कोई चार्ज क्रिएट हुए हैं नए तो उनको लिखा जाएगा, कोई नए प्रोजेक्ट आए हैं उनको लिखा जाएगा, कोई नया रिस्क बढ़ा है उसको लिखा जाएगा, कोई नया फायदा हुआ है उसको लिखा जाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। और ये दोनों कागज को मिलाकर जोड़कर उठाकर रजिस्ट्रार के मुंह पे मारेंगे, इसे फाइनल प्रोस्पेक्टस कह देंगे। समझ में आ रहा है क्या? अंगूठा दे दो अगर समझ में आता है। सेक्शन 31 इज ओवर। होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, फटाफट से क्या करो आप, इंफॉर्मेशन दो। बेटा 7 बजे बोला था, 7 बजे आ गया। चलिए ओके, अब इसको देख लेते हैं। आपको मैं लिखने का मौका दे रहा हूं। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? फर्स्ट ऑफर से लेकर 1 साल तक। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, आप मैं मान के चल रहा हूं आप इसको लिखना स्टार्ट कर दें, ताकि फिर नीचे के इंफॉर्मेशन भी आपको मैं दे दूंगा। आपको मैं सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। वो वंश का इधर मैसेज आ गया, मैंने बोला था उसको यार 7 बजे से पहले नहीं करना। क्या तो बच्चे हैं ये लोग। मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ ना, होते हैं यार ऐसे, तबीयत खराब होती है ना, चिड़चिड़ापन आता है। बट इसको भी तो सोचना चाहिए। देखो मैसेज बज रहा है, मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ इसको। बेवकूफ लोग। जैसे ही आप में से कोई एक बंदा भी लिख चुका होगा तो आपको सिर्फ ओके ओके लिखना है। मैंने क्या लिखा है देखो, मैं एक बार डिक्टेट पढ़ के भी बता देता हूँ क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है आज। प्रोस्पेक्टस थ्रू विच मल्टीपल पब्लिक ऑफर कैन बी डन विदाउट इश्यू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, इसे क्या बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस थ्रू विच, अरे बहुत बढ़िया, मल्टीपल पब्लिक ऑफर कैन बी डन विदाउट इश्यू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, इसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। आरओसी के पास शेल्फ अपन फाइल करते हैं और इसकी मियाद 1 साल की होती है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफर। ठीक है। फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसको भी साथ साथ लिखना चालू करें। ऑल मटेरियल फैक्ट्स, कोई भी चेंज हुआ है, चार्ज क्रिएट हुआ है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी हुआ है बिटवीन फर्स्ट ऑफर एंड न्यू ऑफर, तो ये सब किस में डाल देते हैं अपन? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में डाल देते हैं। इसका फॉर्म होता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म होता है, ये क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, क्या है? PAS 2, पास टू, पास टू। किसी ने हमको एडवांस में पेमेंट दे दिया, एग्जिट ऑप्शन यहां भी है।
किसी ने हमको एडवांस में पेमेंट दे दिया और हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो था वो तैयार ही कर रहे हैं और इससे पहले हमारे पास पैसे आ गए। हमारे पास पैसे आ गए तो अब वो बोलेगा, ओ तेरी, तुमने तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, मेरे को तो मालूम नहीं था ये चेंज है। कोई चक्कर नहीं है सर, 15 दिनों के अंदर आपका रिफंड हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। बराबर है क्या? ये चीज का ध्यान रखना। मतलब सीधी सी बात है, अगर ना तो उसकी गलती है, बेचारे इन्वेस्टर की भी कोई गलती नहीं है, तो फिर उसको रिफंड का ऑप्शन तो खुला रखना पड़ेगा यहां पर। क्लियर है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस दोनों उठा के आरओसी के पास देंगे तो यही फाइनल प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। फिर सेक्शन 32 आ जाता है। अरे वाह, आने वाला है 32 भी। जैसे ही आप ये लिख लेंगे तो आपको बोलना है यस। कोई भी एक बंदा लिखेगा यस, मैं मान लूंगा आप लिख चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। अच्छा, ये क्लियर भी है शेल्फ प्रोस्पेक्टस? अरे भाई, नाम से घबराएंगे नहीं, पहली लाइन में खत्म कर दिया प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे जो पहली लाइन है ना, यहीं पर खत्म हो गया कि यार शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा चलो 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 चलो। अब लाल बाल वाला प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, RHP। कितने, कैसे बाल वाला? लाल बाल वाला रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ध्यान से सुनना, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है, एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या होता है, कई बार जब कंपनी को ये पता नहीं होता है कि यार बाजार में कितने शेयर्स इशू करने चाहिए। मान लो कंपनी ने, अरे यही पता नहीं होता, हाँ, बुक बिल्डिंग प्रोसेस यही है कुछ। क्या होता है कि जैसे कंपनी को क्या करना है, बाजार में कितने, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए। कंपनी को पैसों की तो ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कंपनी ने डर डर के इशू किए। 1 लाख शेयर्स इशू किए, लेकिन मार्केट में 10 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो कंपनी को क्या लगा, अच्छा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 9 लाख के पैसे वापस करने पड़ेंगे, या फिर एडजस्ट करो, 1 लाख से ज्यादा तो पैसा रख ही नहीं सकते अपन, इतना तो मालूम है भाई। किसी को प्रो राटा करेंगे, किसी को रिफंड करेंगे, किसी को रिफंड करेंगे, किसी को जितने मांगे उतने देंगे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा शेयर्स तो इशू नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी को क्या लग रहा है कि यार हम लोग अगर 5 लाख भी शेयर्स इशू करते तो हमारा बैंक से कर्जा, हमने सोचा था कि यार इससे ज्यादा शेयर्स तो क्या ही बिकेंगे। हमने खुद को अंडर एस्टिमेट किया, हमने अपने प्रोजेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट किया, और बाकी हम बैंक से लेने चले गए, यार इन्हीं से खरीद ले लेते हम। तो कंपनी थोड़ा सा डाउटफुल, डाउट में रह गई। अच्छा सोचो, इसकी जगह ऐसा हुआ कि कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू किए, लेकिन खरीदने आए कुल 50,000। खरीदने कितने लोग आए? सिर्फ 50,000। यानी कि कंपनी यहां पर ये फंस गई कि यार इतने ज्यादा शेयर्स हमने इशू ही क्यों कर दिए। इसका मतलब कंपनी अब ये भी सोच रही होगी कि हमने शेयर्स का प्राइस रखा 38 रुपए, अगर हम 18 रुपए रखते तो शायद हमारा ये आपको ये मालूम है ना, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इतना सब्सक्रिप्शन उतना, ये सब तो आप जानते हैं, ये और बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपका एक ओवर सब्सक्रिप्शन, यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, यहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो आपको सबके ही पैसे मोड़ने पड़ जाएंगे, वापस करने पड़ जाएंगे यार। कुछ रिक्वायरमेंट है, उतनी तो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो फिर कंपनी को ये पता नहीं है। मतलब आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है क्या यार? मैं आपसे बात करते जा रहा हूं, लेकिन आपको जब भी समय मिले बीच में हाँ बोल देना कि आपको बात, आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ आ रही है कि कंपनी को ये पता ही नहीं है। कंपनी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि कितने शेयर्स इशू किए जाएं और किस दाम पर इशू किए जाएं।
कितने शेयर्स इशू किए जाए और किस दाम पर इशू किए जाए। तो कंपनी कैसे पता लगाएगी? तो कंपनी क्या करेगी कि जो प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो उनको कंपनी क्या बोलती है कि हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, करो। ये हमारी कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। यानी कि जो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स, वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस आरएचपी में डाल देते हैं, एक डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसे बोलते हैं। इसमें सिर्फ दो सूचनाएं नहीं होती। क्या? कि हम शेयर्स का प्राइस क्या है, कितने में शेयर्स इशू कर रहे हैं और कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। एक अपर बैंड, हाँ, प्राइस का एक बैंड दे दिया जाता है, अपर बैंड और लोअर बैंड, ये दे दिया जाता है। ये बोल देते हैं इनको कि यार हमारा अपर बैंड जो होगा 120 रुपए होगा और कम से कम हम 80 रुपए में शेयर्स छोड़ देंगे। और आपसे पूछा जाता है भाई प्राइस उन्होंने फाइनली बताई कि इतने में शेयर्स ले लो। वो क्या बोलते हैं? आपसे पूछते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि अगर आप हमारी कंपनी, आपने हमारी कंपनी के प्रोस्पेक्टस पढ़ा, हमारे किन किन के साथ टाइप हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, ये वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने खुद देख ली है। अब हमें आप बताएं प्रपोज इन्वेस्टर, अगर आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता तो आप किस प्राइस पर करते? अपर बैंड की तरफ जाते या लोअर बैंड की तरफ जाते? आप 80 रुपए में खरीदते कि आप 120 रुपए में खरीदते? आप हमें बताएं। और खरीदते तो कितना खरीदते? तो मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर ए ने बोला कि मैं 10,000 शेयर्स खरीदता 80 रुपए में। बी ने कहा मैं 6,000 शेयर्स खरीदता 80 रुपए में। सी ने कहा मैं 20,000 शेयर्स खरीदता 80 रुपए में। डी ने कहा मैं 15,000 शेयर्स खरीदता 120 रुपए में। ई ने कहा मैं 1,00,000 शेयर्स खरीदता 120 रुपए में। तो सबने क्या किया? अपनी अपनी राय बता दी। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे लोग प्रपोज इन्वेस्टर्स के पास अपने पर्चे भेजे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें इंफॉर्मेशन तो सारी होती है लेकिन प्राइस और क्वांटिटी की उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उसमें कैप दे दिया जाता है, अपर कैप और लोअर कैप की, यार ये और ये, और आप बताओ अगर आप खरीदते तो कितने खरीदते और किस भाव में खरीदते। अब मुझे आपको एक डाउट तो आ रहा होगा कि यार जब 120 और 80 की बात है तो 120 पे कोई क्यों जाएगा? क्या किसी को डाउट आ रहा है? फटाक से क्वेश्चन करो, फटाक से, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से संबंधित है तो आप कर सकते हो, मैं डांटूंगा भी नहीं। पूछ लो ना जरा, दिल में है क्या छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। अरे पूछ लो ना जरा, दिल में है कोई डाउट छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो बताओ, क्या ये डाउट तो नहीं है आपको कि कोई 80, भाई जब 80 का भी ऑप्शन है और 120 का भी है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? 120 में क्यों ये लोग हाथ दे रहे हैं? देखो क्या होता है, किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है, आगे बढ़ जाए। ए लाल बाल वाला प्रोस्पेक्टस, ए लाल बाल वाला प्रोस्पेक्टस, नो कोई डाउट नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों ने 80 रुपए कहा, कुछ लोगों ने 120 रुपए कहा। तो अब कंपनी के पास सबके जवाब आ गए, सबके जवाब आ गए तो कंपनी क्या करेगी? इसके इस हिसाब से क्या करेगी? तय कर लेगी, फाइनल कर लेगी, भाई डिसीजन ले लेगी, भाई मेजोरिटी कितने लोग। तो कंपनी के पास एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा मोटा आइडिया कि हमें कितने शेयर्स इशू करने चाहिए और किस प्राइस पर करने चाहिए। तो जब ये तय हो जाता है तो तय करने के बाद
तय करने के बाद ये दोनों इंफॉर्मेशन और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में लिख देते हैं। भाई सबसे जवाब आ गए तो अब ये दो इंफॉर्मेशन और फाइल फिल करके आरओसी के मुंह पे मार के आ जाते हैं। खत्म बात, हो गया, पूरा प्रोस्पेक्टस खत्म। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए जो इशू किया जाता है उसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है? जो मैंने आपको बताया, आपको बुक बिल्डिंग को वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको एग्जाम में बुक बिल्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको सिर्फ बुक बिल्डिंग शब्द आप चाहें तो लिखे, चाहे तो जाने दे। आपको इंपॉर्टेंट चीज रेड हेरिंग लाल बाल वाले प्रोस्पेक्टस में आपको क्या लिखना है कि भाई साहब ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को लेकर नहीं होता है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया रेड हेरिंग क्या होता है? अंगूठा दे दो, फिर आगे इसको खत्म कर देंगे। फटाक से अंगूठा चाहिए। बोल दो ना जरा दिल में है क्या छिपा मैं इसमें। कल के इको का टाइम तुम्हारी, कल की इको का क्लास का टाइम क्या है? कल की इको के क्लास का टाइम यार अभी वो आपको बताएंगे। आप ग्रुप पर मैसेज हो जाएगा यार, ग्रुप पर मैसेज हो जाएगा, ठीक है ना? कल का लॉ का टाइम जो है ना ओम जी, वो टाइम रहेगा शायद। यार आप आपसे तो मेरी बात होती है तो ग्रुप पे मैसेज पूछ लेना ना, ये सीए इंटर का क्लास चल रहा है। ठीक है, आपका फाउंडेशन का लॉ का टाइम 9:45 है शायद कल का। ठीक है, चलो। अच्छा, अब रुको, मैं इनको भी थोड़ा डांट देता हूं, तब तक आप लिख लो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप लिख लो भाई। ओम जी क्लियर है? ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसमें सारी सूचनाएं नहीं होती हैं रिलेटेड टू क्वांटम, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्राइस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए लेते हैं। आरएचपी मतलब क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले। जाहिर सी बात है अभी प्राइस और क्वांटम नहीं दिया है। ठीक है, फाइल विद आरओसी 3 days प्रायर टू सब्सक्रिप्शन लिस्ट। भाई आपको कम से कम 3 दिन पहले, मतलब सब्सक्रिप्शन लिस्ट आने के 3 दिन पहले आपको क्या कर देना है? रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना है। बड़ी अच्छी बात है। एनी वेरिएशन बिटवीन आरएचपी एंड प्रोस्पेक्टस मस्ट बी हाईलाइटेड। देखो यहां पर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये इस पॉइंट के ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलो आगे, फाइलिंग ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। फाइनल प्रोस्पेक्टस विद आरओसी तो उसमें क्या होगा कि क्लोजिंग प्राइस यानी कि जो फाइनल प्राइस होगी वो, और क्वांटिटी यानी कि टोटल कैपिटल रेज्ड, टोटल कितनी कैपिटल रेज कर रहे हैं ये अब क्लियर हो जाएगा। ये तेरी खत्म हो गया, खत्म हो गया जी। भाई ये कह रहे हैं कि आरएचपी, चलो आप कर लो पहले, चलो लिख लो पहले, इधर देख लो। भाई आपने आरएचपी इशू किया था, आरएचपी आपने बाजार में दे दिया। मान लो 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना बाजार में घूमता रहा, लोगों ने अपनी 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 ओपिनियन दी, मेरे मैं इतने शेयर्स खरीदता हूँ, मैं इतने खरीदता हूँ, मैं इतने खरीदता हूँ, मैं इतने खरीदने को तैयार हूँ। ये सारी ओपिनियन इन्होंने दे दी, बड़ी अच्छी बात है। ये कौन है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। इन्होंने दे दी जी ओपिनियन अपनी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा? 1 महीने बाद मान लो कि फाइनल प्रोस्पेक्टस, तो आरएचपी और फाइनल के बीच में अगर कोई चेंजेस आ गए तो इन चेंजेस को हाईलाइट करना जरूरी है। कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं आरएचपी के आधार पे ही, किसी ने आरएचपी, क्या आप कितने शेयर्स खरीदोगे और किस दाम पे खरीदना चाहोगे? तो किसी ने बोला 120 रुपए पर खरीदूंगा 1000 शेयर्स। ये लो 1,20,000 का चेक पकड़ लो। आप तो भाई साहब जब भी इशू करो ना, आप मेरे को दे देना, और अगर आप नहीं करो तो फिर ये पैसे आप वापस दे देना, आप एडवांस में पैसे पकड़ लो। तो किसी को इतनी खुजली थी जिसने आरएचपी के टाइम पर ही एडवांस में दे दिया, और बाद में कोई चेंज आता है तो उसे हाईलाइट कर दो आप। बात समझ में आ रही है? किसी तरह का कोई भी चेंज आता है तो उन चेंजेस को क्या करेंगे अपन? हाईलाइट कर देंगे। क्यों? देखो जाहिर सी बात है यार कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इससे पहले जो बात किया था, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों अलग अलग तिथि पर, अलग अलग डेट पर, अलग अलग समय पर तैयार किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई चेंज होगा,
दो अलग अलग टाइम पे शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो जब पहले इशू किया था तो कंपनी की स्थिति कुछ थी और बाद में इशू किया तो कंपनी की स्थिति वही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब्दील होती है, चेंज होती है, तो हमें इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा हाईलाइट करके कि भाई यहां पर ये चेंज आया है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट ये कह रहा है। चलो ये देख लो, तो मैं आपको ये मौका दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। सेक्शन 32 क्या है आपका? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज ओवर। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज ओवर। रेड हेरिंग, लाल बाल वाला प्रोस्पेक्टस इज ओवर। लिखा? यस, ओके। सेक्शन 33, अरे बस इतना ही है क्या? तो आज के लिए इतना ही रहने दें क्या? चलो एक सेक्शन 33 सुन लो, बस छोटा सा है। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, नाम लिख लो इसका, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या सेबी बोलती है कि कंप्लीट प्रोस्पेक्टस काहे देते हो, क्यों पेपर वेस्ट करते हो? सेबी नहीं बोलती है, सॉरी, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन कंप्लीट प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। एब्रिज्ड का मतलब क्या होता है? समरी। समरी या संक्षिप्त, संक्षिप्त को अपन बोल समरी देते हैं, बट समरी होता नहीं है वो। अच्छा, इसको समझ लो, सुन लो, फिर मैं इसको लिख के कल दे दूंगा, है ना? सिर्फ सुन लो ये होता क्या है। सर लास्ट पॉइंट दिखा दीजिए। हाँ जी। देख लिया मुस्कान जी? हाँ। लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, सेक्शन 33। लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, सेक्शन 33। आज का अंतिम सेक्शन, सेक्शन 33। ओके, सुने। सेक्शन 33 क्या कह रहा है? एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है? छोटा। लॉ ये कह रहा है, या सेबी भी कहता है कि एक बात बताओ, जैसे मान लो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, कंपनी फिर से शेयर्स इशू करने आई है, तो कंपनी ने क्या किया? मुझसे भी पूछ लिया। तो कंपनी ने जनता में नहीं पूछा, सोचो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पूछा कि तुम लोग खरीदोगे क्या? तो हमें तो कंपनी की स्थिति पता है यार, हम तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो हमें प्रोस्पेक्टस, पूरा प्रोस्पेक्टस देने की क्या जरूरत है? भाई 70 पेज का, 100 पेज का प्रोस्पेक्टस लॉ कह रहा है इतना बड़ा, इनको देने की क्या जरूरत है? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है यार। एक काम करो, इनको एब्रिज्ड फॉर्म दे दो। एब्रिज्ड मतलब इनको वो इंफॉर्मेशन दो जो सेबी ने कहा है कि बस ये सूचना है। मान लो टोटल 70, टोटल 50 इंफॉर्मेशन देनी होती है, मान लो, उदाहरण है ये। मान लो 50 इंफॉर्मेशन देनी होती है फुल प्रोस्पेक्टस में, लेकिन सेबी ने क्या बोला कि अगर एग्जिस्टिंग को दे रहे हो तो फिर पूरा देने की क्या जरूरत है, उनके पास तो है सारी सूचना है। एक काम करो, ये 7 इंफॉर्मेशन ना, 7 इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 7 में उदाहरण ले रहा हूं, कहीं लिख मत लेना भाई। कोई महापुरुष होता है, आपने बोला था 7 सूचनाएं लिखनी होती है, तो मैं बता रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन सेबी ने बोला है कि यार ये कुछ इंफॉर्मेशन है, 5 है, 7 है, 10 है, ये से कुछ इंफॉर्मेशन आप सिर्फ दे दो। यानी कि जहां पर आपका प्रोस्पेक्टस मान लो कि 150 पेज का बन रहा था, 8 पेज में खत्म हो जाएगा। और वो 8 पेज का एब्रिज प्रोस्पेक्टस, एब्रिज मतलब होता है संक्षिप्त, तो वो संक्षिप्त प्रोस्पेक्टस आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास भेज दो। लेकिन किसी शेयर होल्डर को खुजली, मुझे तो पूरा चाहिए, तो ऑन डिमांड उसे पूरा दे दो, बाकी पूरा देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी शेयर होल्डर्स को, किसी शेयर होल्डर को खुजली है, तो ऑन डिमांड उसे क्या कर दो? ऑन डिमांड उसे क्या कर दो? आप पूरे शेयर्स दे दो, ठीक है? पूरे शेयर्स दे दो, अरे यार सॉरी, उसे पूरा प्रोस्पेक्टस दे दो। क्या होता है एब्रिज? खत्म, एब्रिज यही होता है। अगर आपने उल्लंघन किया तो 50,000 का फटका लिखा है इस सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन में आपको लिख के दे दूंगा, या फिर आप गो थ्रू कर लेना। ये पेज नंबर में लिख देता हूं 3.23 ऑफ मॉड्यूल।
आप इसको मॉड्यूल से गो थ्रू कर लेना 3.23। और मैं जो बाकी कल अपन आगे सेशन पढ़ेंगे ना, तो फिर कोशिश करेंगे इसको लिख के दे दूंगा आपको। बट समझ में आता है क्या? जय श्री कृष्णा। वंश अरोड़ा जी, आप फिर आ गए हो यार, गजब इंसान हो आप। वंश अरोड़ा जी, वंश अरोड़ा जी रुकिए, एक सेकंड लगेगा। कहाँ गए? सर्च इमेजेस ओपन। चलिए, बताइए वंश अरोड़ा जी, क्लियर है? ओके। तो ये हो गया आपका सेक्शन 23 से लेकर 33 तक। और अब कल हम करेंगे 34 से लेकर 42 तक। तो कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। कल का टाइम जो होगा ना, वो टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगा मैसेज के थ्रू, है ना? मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये जो फाउंडेशन वाले बच्चे बहुत मचल रहे हैं, इनकी एग्ज़ाम जून में है, आप लोग की मई में है, लेकिन मचलता जो है बच्चा वो मचलता है। तो ऐसा हो जाता है। आप आपको पता है स्माइलिंग बुद्धा, आप भी यही किए थे। आप फाउंडेशन की क्लास में आके आए थे, है ना, सुबह? बट ठीक है, चलो आपको तो समझ है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। चलिए, तो अब कल गुड्डू जी क्लियर है आपको ये? तो अब हम क्या करेंगे, बाकी की चर्चा करेंगे इसके ऊपर कल, ठीक है ना? यस। चलिए, तो बाकी का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कल, और कल इसके ऊपर बाकी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि कल हम प्रोस्पेक्टस को खत्म कर देंगे, तो एक चैप्टर और हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर हमारे दो चैप्टर्स बचेंगे, चैप्टर नंबर 4 और आपका, नहीं एक ही तो बचेगा, नहीं नहीं दो, चैप्टर नंबर 4 और LLP। तो आप मुझे बता देना कि हम मंडे, अच्छा मंडे ट्यूसडे की शायद छुट्टी रहेगी ना होली की, तो वो आप मुझे बता देना अगला चैप्टर अपन LLP लें या फिर हम कंपनीज एक्ट का ये आखिरी चैप्टर। तो कंपनीज एक्ट का आखिरी चैप्टर तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे से बहुत सारे टुकड़े हैं, तो आप उसे गो थ्रू करना चाहें कर सकते हो तो कर लेना। LLP नया है तो अपन LLP ले लेते हैं, ठीक है? तो अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे जब हम अगले सेशन में कल मिलेंगे। कल अपन फाइनल करेंगे कि आगे करना क्या है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए, जय श्री कृष्ण।